क्वेश्चन ये है कि आपको एक आइस है 1 ग्राम एट -20 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करना है वेपर में एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लिख लीजिए। हाउ मच एनर्जी या हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, हाउ मच एनर्जी या हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ice of 1 gram at -20 degree Celsius, ice या 1 gram ice at -20 degree Celsius to the vapor at 200 degree Celsius, given that latent heat of fusion is 80 calorie per gram, latent heat of vaporization is 540 calorie per gram, और specific heat of ice, specific heat of water and specific heat of vapor, मैं अंदाजे से बता रहा हूं, अभी मैं लिखवाऊंगा 0.5 होना चाहिए, इसका 1 होना चाहिए, इसका 0.76 शायद, मैं वो कंफर्म करके बताता हूं आपको ये डेटा क्या है, कि 0.48 है। हाँ, ये रहे डेटा आपके। सबसे पहले तो आपको इस आइस को चेंज करना पड़ेगा आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां लगेगा Q1 दैट इज MS डेल्टा T। मास कितना है 1 ग्राम, S क्या है आइस के लिए 0.5, डेल्टा T कितना है 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 कैलोरी। क्लियर? अब आइस से चेंज करना पड़ेगा वाटर में, दैट इज अगेन 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें लगेगा Q इज इक्वल टू MLF, मास 1 ग्राम और LF हो गया 80, तो टोटल मिलाकर के 80 कैलोरी यहां पर आपको चाहिए Q2। अब इस वाटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, वाटर में एट 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे हीट लगेगी MS डेल्टा T। 1 ग्राम है, चेंज है 100 का, और स्पेसिफिक हीट है 1, यानी कि 100 कैलोरी यहां पर आपके पास लगने वाला है। आगे चलिए, वाटर से चेंज करना है वेपर में, दैट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, लगेगा Q4 MLV, मास है 1, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 540, यानी कि 540 कैलोरी। फिर यहां लगेगा MS डेल्टा T दैट इज Q5, एक स्पेसिफिक हीट है 0.48, और ये है 100 यानी कि 48। क्लियर? तो टोटल हीट कितना आ गया, 670, ज्यादा आ रहा होगा, 10, 80, 100, 540 और 48, कितना हो गया 640, कितना हुआ 500, 640, 650, क्योंकि मुझे एक डेटा याद है ना, क्यों नहीं होगा, कैलोरी, क्योंकि मुझे जो डेटा याद है वो क्या याद है, प्लस ही तो है, थोड़ा तिरछा लिख दिया, और क्या है, ये है 540, 640, और ये मुझे ये डेटा याद है, ये डेटा आता है 720 कैलोरी, ये मैंने लर्न कर रखा है ना।
1 ग्राम के लिए 720 लगता है 0 डिग्री आइस को 100 डिग्री की वेपर में चेंज करने में। अगर 10 ग्राम होता तो 700। इसमें क्या होता बस। तो ये मुझे डायरेक्ट याद है, तो मैं सिर्फ ये निकाल देता हूं और ये निकाल करके जोड़ देता हूं 720 में, अगर एमसीक्यू आए तो लिख लीजिए। और देखिए लिखिए, नो मोर अबाउट वाटर, KNOW, पानी के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। आइए, अगर मैं टेम्परेचर और हीट के बीच का कर्व खींचूं, ठीक है, और मैंने माना कि -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसको हीट दूंगा तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, तो लीनियर कर्व बनेगा दोनों के बीच में। तो जैसे जैसे हीट देते जाओगे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कब तक? जब तक इसका टेम्परेचर कितना ना हो जाए, 0 ना हो जाए। अब 0 डिग्री की आइस, ये भी क्या है? आइस, ये भी क्या है? आइस। अभी किस में चेंज होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बट हीट तो दोगे आप, तो ये कर्व आएगा ऐसा, ठीक है। यहां तक पहुंच गए आप। अभी बन गया पानी। अब पानी के बाद में पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगेन यही फॉर्मूला है, तो फिर से ये जाएगा आपके पास में इस तरह से, और इसका हीट बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा? जब तक ये 100 डिग्री की वाटर ना बन जाए। फिर वाटर के बाद में वेपर, टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट, और फिर ये वेपर का टेम्परेचर बढ़ाएगा इस तरह से। तो ये आपके पास कर्व आता है। कभी कभी पूछ लेता है, इसको बोलते हैं θ1, θ2 और इसको बोल देंगे θ3। टेम्परेचर और हीट का कर्व का स्लोप किसको बताएगा? देख लो, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, स्लोप का मतलब ये अपॉन ये, तो डेल्टा T अपॉन Q यानी कि 1 अपॉन MS। अगर मास कांस्टेंट है तो जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है उसका स्लोप सबसे कम आएगा। और आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी है? 0.5, ये आइस की स्पेसिफिक हीट है। उसके बाद में वो वेपर कितना? वेपर का स्पेसिफिक हीट 0.48 के आसपास। फिर तो ये 1 आएगा ना, तो ये हो गया आपके पास 1 किसका है? वाटर, आइस और वेपर। तो मेरे पास जो डेटा है θ3, तो बताइए सबसे ज्यादा क्या होगा स्लोप वाइज? सबसे ज्यादा जिसका स्पेसिफिक हीट होगा उसका स्लोप सबसे कम, यानी कि वाटर का यहां पर θ2 सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद में θ1, उसके बाद में θ3, और यहां से यहां तक क्या हो रहा है? स्टेट चेंज, फ्यूजन, है ना। और इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, बोल सकते हो। और यहां पर वेपराइजेशन, बॉइलिंग, नहीं बॉइलिंग ही तो हुई, सही तो बोल रहा है, तो वही तो बॉइलिंग का ही मतलब वेपराइजेशन है। क्या दिक्कत है इसमें? लिख दो बॉइलिंग। चलिए, और मेल्टिंग होगी तो फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू MLF, यहां लगेगा QMLV, यहां पर लगेगा MS डेल्टा T, MS डेल्टा T, MS डेल्टा T। चलिए लिखिए इसको भी। चलिए, और चलिए, डेंसिटी ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिखिए एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया होगा आपके सर ने। देखो वाटर की, अच्छा बताओ, आइस और वाटर, चलो दोबारा पूछते हैं, किसी को बेवकूफ बनाता हूं इसमें से। मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन, मैं पूछूंगा केशव से, पूछूंगा ये क्वेश्चन में। केशव मेरी बात का जवाब दो, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड,
इन दोनों में से कौन ज्यादा डेंस होता है, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा और फिर गैस की। इसमें क्या कंफ्यूज था केशव यार? हीरो तू पढ़ नहीं रहा है, ध्यान रखना अगर तू इसी बातों में कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, आइस और वाटर में से कौन ज्यादा डेंस होता है? सीधी सी बात है, आइस पत्थर पानी में डूब जाता है तो पत्थर ज्यादा डेंस है, आइस पानी में उतराती रहती है तो आइस क्या होती है, लेस डेंस होती है। ओके, पानी की बात करते हैं। जैसे ही आइस पानी में जाती है, मतलब आइस को आप पानी में चेंज करते हो तो इसकी डेंसिटी बढ़ने लग जाती है। तो पानी के साथ क्या है, तो इसका वॉल्यूम आता है 10⁻³ और डेंसिटी का कर्व ये रहा, टेम्परेचर और डेंसिटी। फोर डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है एंड दैट इज 10⁻³ kg/m³। ये वॉल्यूम और ये डेंसिटी, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है हमारे पानी में, इसकी वजह से काफी फायदे होते हैं जलीय जीवन में। बना लिया कर्व? ओके, यानी कि 4 डिग्री से पानी टेम्परेचर बढ़ा दो या कम कर दो, इसकी डेंसिटी कम ही होती है। सपोज कीजिए एक पोलर रीजन है, वहां भरा हुआ है पानी और वहां का टेम्परेचर गर्मियों के बाद में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर अभी है 10 डिग्री, पानी की डेंसिटी है 10 डिग्री से हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर? अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, उससे हुआ -1 और यहां की बर्फ क्या हो गई, यहां का पानी जम गया, यहां बन गई आइस और ये पूरा पानी आपका, क्या कह रहा हूं मैं यार, नहीं मैं कुछ अलग ही चल रहा हूं। हाँ ओके, मैं कुछ अलग ही बात कर रहा हूं। हाँ, 10 डिग्री सेल्सियस है तो इस पूरे का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस से समझ लीजिए, साइंस के स्टूडेंट है इसलिए। इसका टेम्परेचर आया 4 डिग्री सेल्सियस, पूरी बॉडी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 4 से 3 गया तो ऊपर वाला पानी जो होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कहां रहेगी, लेयर ऊपर ही रहेगी, ये लेयर नीचे नहीं जाएगी। और नीचे का पानी कितना डिग्री सेल्सियस है, 4, क्योंकि 4 डिग्री पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है इसलिए नीचे रहता है पानी। फिर टेम्परेचर गया 2 डिग्री, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। अंदर वाले का नहीं क्योंकि पानी इंसुलेटर होता है, टेम्परेचर आगे नहीं जाएगा। तो बाहर वाली में टेम्परेचर -10 डिग्री भी सेल्सियस हो गया तो बाहर की तरफ बर्फ जम जाएगी, अंदर का पानी नहीं जमेगा, 4 डिग्री ही रहता है। इसीलिए इसमें छमलियां मस्ती करती रहती हैं, मछलियां। क्यों? क्योंकि अंदर का टेम्परेचर क्या है, 4 डिग्री। तो जैसे जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम होता जाता है और सारा टेम्परेचर 4 डिग्री हो जाता है, अभी 3 डिग्री होते ही नीचे वाला पानी नीचे ही रह जाता है क्योंकि वो भारी हो चुका है बाकी के पानी से। समझ रहे हो, बुझे? तो इस हिसाब से ये नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री ही रहता है। तो बर्फीले इलाकों में भी अगर आप बाहर की तरफ टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है तो आप पानी में कूद जाइए, नीचे थोड़ी आपको राहत मिलेगी, सांसी तो नहीं आएगी और तो क्या है। तो ये बात भी ऐसे मैंने आपको समझा दी। तो आप ये डायग्राम छोटा सा बना लीजिए और यहाँ पे मछली वछली बना लेना ताकि आपको कहानी याद आ जाए कि मछलियां यहाँ पे टॉर्टोइज बना लेना कि अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, बाहर वाला -10 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना पहुंच जाए। लिख लीजिए, एक और चीज लिख लीजिए, रेगुलेशन। रेगुलेशन स्पेलिंग गलत हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड में से लिक्विड में चेंज हो जाना रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। सॉरी, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर। जैसे देखिए बर्फ, ये बर्फ है, अगर मैं ऐसे करके इसको ऐसे चिपकाऊं और प्रेशर बढ़ा दूं तो प्रेशर बढ़ाते ही इन दोनों की जो कांटेक्ट लेयर है
यहां पर प्रेशर बढ़ गया तो यहां की आइस जो होगी वो क्या बन जाएगी, लिक्विड। लिक्विड बनते ही वो मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो जाएंगे और प्रेशर मैंने बढ़ा रखा है अभी, तो वो लिक्विड बनता जा रहा है। लेकिन जैसे मैं ये प्रेशर कम करूंगा, ये देखिए चिपक गई। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर खत्म होते ही फिर से आइस किस में चेंज हो गया भाई, सॉलिड जो है वो प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेगुलेशन। और प्रेशर कम करने पर वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड। इवन अगर आप, मेरे पास है नहीं, वरना एक धागे से इस बर्फ को काट सकता था मैं। इसको ऐसे रख दो, ऐसे करके, अगर आप एक बर्फ को ऐसे करके ऐसे रख देते हैं, इस तरह से, और एक धागे को ऐसे करके उधर से निकालिए और ऐसे करके ऐसे खींचना शुरू कीजिए, ये धीरे 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 इसके अंदर जाता जाएगा और इधर से निकल जाएगा। जबकि इसमें करो, किसी इसमें करिए, धागा ऐसे करके ऐसे खींचे, देखे चला जाए तो नहीं जाएगा, सॉलिड जाने नहीं देगा। लेकिन जैसे आप धागे को ऐसे करते हो तो इसको दबाता है, दबाते ही यहाँ का जो है प्रेशर बढ़ाते ही क्या बन जाता है, लिक्विड। लिक्विड बन जाएगा तो पानी में तो जा ही सकता है धागा, तो ऐसे धागा जाता जाता है, वो पानी बनता जाता है। जैसे वहां से गुजर जाएगा, पीछे वाला फिर से क्या बन जाता है, बर्फ। ये लिख लिए, प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना प्रेशर कम करने पर रेगुलेशन कहलाता है। चलिए लिखिए, रेगुलेशन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स into liquid when pressure is increased and it converts back into solid after removing the pressure is called as regulation। लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, इसका टॉपिक नहीं, क्वेश्चन है एक्चुअली, ऐसे भी क्वेश्चन आते थे इसलिए मैं करा रहा हूं। लिखिए, लॉ ऑफ मिक्सिंग। अब वो कंडक्शन इंडक्शन सब हटा दिया ना, तो मुझे लग रहा है क्वेश्चंस फिर ऐसे ऐसे बनाएंगे ये जो पुराने जमाने के क्वेश्चन थे। लॉ ऑफ मिक्सिंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा सोच बढ़ जाएगी आपके। देखिए बेसिक क्या कहता है, सपोज कीजिए आपके पास ये दो लिक्विड है, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, ठीक है, और इसकी स्पेसिफिक हीट है S1 M1, M2 मास, S2 मास। जब आप इनको मिलाओगे तो क्या होगा, हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी, क्लियर है। यहां से हीट जो ट्रांसफर होगी उसकी वैल्यू है Q। तो जितनी हीट ये यहां से यहां ट्रांसफर करेगा उतनी ही हीट ये इससे लेगा, क्लियर है, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। हीट का फ्लो तब तक ही होता है जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो यहां से जो हीट जाएगी दैट विल बी M1S1 और फाइनल टेम्परेचर इसका हो गया T। तो इसके द्वारा दी गई हीट M1S1 T1T, ये हाई टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो, ये जाएगी दूसरे वाले को। तो इसके द्वारा रिसीव्ड हीट M2S2 और इसका टेम्परेचर T2 से बढ़ करके T हो गया, तो मैं लिख दूंगा T माइनस T2 और दीज टू वैल्यूज विल बी इक्वल। ये है हीट रिलीज्ड और ये है हीट गेन। इस कॉन्सेप्ट पे बेस में आपको 2-4 न्यूमेरिकल कराता हूं, मैं एक ही करा दूंगा, उसमें 4-5 डाल दूंगा। लिखिए इसको, या ये कर, आ जाओ इधर समझ लो, और इजी कर दूंगा इसको। Q1 इज इक्वल टू Q2, तो ये हो गया Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो Q1 हो गया मेरे पास M1S1 T1 माइनस T माइनस M2S2 T माइनस T2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, इसमें से माइनस बाहर ले ले,
M1S1 T माइनस T1 माइनस M2S2 T माइनस T2। क्लियर? ठीक है, माइनस कॉमन लेकर के उधर गए बाहर में, M1S1 T माइनस T1 प्लस M2S2 हाँ सही तो है, T माइनस T2। आपने माइनस कॉमन ले लिया ना? हाँ सर माइनस कॉमन लिया तो T2 माइनस T1 होगा। प्लस लगा दिया ना सर लेकिन वहां से तो माइनस निकाला था ना आपने? -2 - 3 इज इक्वल टू x -2 + 3 तो वही तो करा। ठीक है, तो ये हो गया M1S1 डेल्टा टी प्लस M2S2 डेल्टा टी। ठीक है, ये पहले वाले में, ये दूसरे वाले में, यानी कि डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास लॉ ऑफ मिक्सिंग। और डेल्टा टी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे कर लो, ऐसे भी करा देते, छोड़ो। ये फंडा याद करना, पूरी थ्योरी नहीं याद करने की जरूरत नहीं है आपको। 1 किलो पानी है, 5 किलो पानी है, यानी कि 5 लीटर पानी है, 2 किलो पानी है। इनके टेम्परेचर है 10, 50, 80। 10 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। सबकी स्पेसिफिक हीट सेम है S। सबको क्या कर दिया? मिक्स। When all the liquids are mixed, find final temperature of mixture। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में यहां फंस गए कि ये इसको हीट देगा, तीनों को मिलाएंगे, ये इसको देगा, उसको देगा, तो बहुत पंगा फंस जाएगा। इसमें सीधी सी बात यह है कि इन सबका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T। तो इसका डेल्टा Q1 प्लस इसका डेल्टा Q2 और इसका डेल्टा Q3 शुड बी 0। इसका मास, ध्यान से देखिए, इसकी स्पेसिफिक हीट और इसका डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि T - 10। इसका लिखिए 5S T - 50 प्लस 2S T - 80 शुड बी 0। खत्म, एक ही बार में क्वेश्चन है। S हट गया तो ये हो जाएगा T - 10 प्लस 5T माइनस प्लस 2T माइनस 160। सॉल्व कीजिए, यह आ जाएगा आपके पास 52.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सारे टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में लिए। ये बस सोचना कौन किसको टेम्परेचर दे रहा है, वो बात की बात है। वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हीट। टेम्परेचर 80 वाला इसको देगा, इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, फिर वो इसको देगा, फिर तीनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। बट उतना क्या सोचना। हाँ, दो सिस्टम हो तो हम देख सकते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर वाला कम टेम्परेचर वाले को हीट देगा, सीधी सी बात है। चलिए हर में लिए वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, ओके, वाटर इक्विवेलेंट। पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, है कि इसमें? हाँ है, सिलेबस में है। चलिए सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है, इसका मास है mb और इसकी स्पेसिफिक हीट है sb, और ये आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस पर रखी हुई है। आपने इसको Q हीट दी जिससे इसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर?
अब आपके पास पानी है MW, इसकी स्पेसिफिक हीट है SW, 27 डिग्री सेल्सियस है। आपने इसको Q दिया और इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया 28 डिग्री सेल्सियस। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके लिए MB SB डेल्टा T 27 से 28 इज इक्वल टू MS SW डेल्टा T, यानी कि MB SB, MW होगा ना अपने MS। तो W लिख ले, वो S थोड़ा सा ऐसे लिख दिया ना, MB यानी कि MW SW, और इसी चीज को हम कहते हैं, H से बताते हैं, W से बताएंगे। W से बता दूं, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। आराम से रुक जाओ कि सर मतलब ठीक है, क्या है मतलब, है क्या ये, अच्छा लगा बट समझ में नहीं आया। तो बात यह है कि वाटर इक्विवेलेंट, मुझे इस बॉडी का स्टडी करना है इसको वाटर बना करके, क्योंकि मुझे इसकी स्पेसिफिक हीट नहीं पता। तो कह सकता हूं कि वाटर इक्विवेलेंट जो है वो किसका निकाला जाता है, पहली चीज वो वाटर का नहीं निकाला जाता, वो किसी भी बॉडी का निकाला जाता है, वो बॉडी जिसका स्पेसिफिक हीट इनको पता ही नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली MbSb को वाटर इक्विवेलेंट कह देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस बॉडी को कितना टेम्परेचर मिला है कितना नहीं गया है, तो फॉर्मूले में MS डेल्टा T ही लिखूंगा, बट ये चीज मुझे नहीं दी जाती, इसकी जगह इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट दे दिया जाता है। पहले आप इतना लिखिए, फिर इसको और समझते हैं। आइए और समझते हैं। अब यहां पे क्रक ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो होती है 1, यानी कि MB SB इज इक्वल टू MW, इसी को आप क्या बोल रहे हो W। MW क्या है, मास ऑफ वाटर, कितना मास, जिसका टेम्परेचर आपने कितना से बढ़ाया है 1 डिग्री, whose temperature is raised by 1 यूनिट। तो बेसिकली सुना ध्यान से, वाटर इक्विवेलेंट किसका निकाला जाता है, बॉडी का, पहली चीज। तो कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द मास ऑफ द वाटर। किसी भी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट पानी के उस मास के बराबर होता है जो कि उतने ही टेम्परेचर चेंज पर चेंज दिखाए, उतनी ही हीट लेकर। 1 होती है इसकी वैल्यू। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू दैट मास ऑफ वाटर which raises the same temperature by getting the same heat। अब मुझे इस बॉडी की जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ वो पानी चाहिए कि वो पानी की मात्रा, भाई देखो इस पानी का टेम्परेचर 27 से 28 करना है। अगर मैंने 1 किलो करा तो इसने ली Q1 हीट, मैंने 5 किलो कर दिया तो 5 Q हीट जाएगी। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है मुझे पानी का, बट पानी कितना लूं, सिर्फ वही पानी जो कि उतनी हीट लेने पर उतना ही टेम्परेचर चेंज दिखा सके जितना कि वो बॉडी दिखा रही थी। तो ये होता है इसकी थ्योरी। बट न्यूमेरिकली जब भी आपको MbSb की जरूरत पड़ेगी, वो आपको MbSb ना दे। जैसे आपने को बोल दिया कि कैलोरीमीटर है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, उसमें इसका ऑक्सीडेशन कराया ये है वो है, तो बताइए पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। अगर कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट इतना है, तो कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट देने का मतलब कैलोरीमीटर का MS दे दिया। लिखिए इस बात को, ठीक है। पहली बात लिखिए, वाटर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड, वाटर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड फॉर अ सर्टेन बॉडी, फॉर अ सर्टेन बॉडी। वाटर इक्विवेलेंट वाटर का होता है क्या ना, बॉडी का होता है, बट उसको डिफाइन वाटर की टर्म में करा जाता है, इसीलिए वाटर टर्म में। वाटर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड फॉर अ सर्टेन बॉडी। दूसरी बात लिखिए,
water equivalent of a body is that mass of water which would require the same amount of heat, to raise its temperature by 1 unit as the body will require when heated for same change in temperature. एक छोटा टॉपिक और कर लीजिए, खत्म। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर, सिर्फ न्यूमेरिकल वाली बात है। आपने कैलोरीमीटर केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं, ये बॉम्ब होता है जहां पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर, तो बेसिकली देखिए कैलोरीमीटर क्या होता है, एक कंटेनर होता है, इसमें टेम्परेचर के लिए वो लगा देते हैं थर्मामीटर, एक स्टीयर लगा दिया, ठीक है, और बीच में एक बॉक्स होता है, इसमें एक सब्सटेंस रखा जाता है और इस सब्सटेंस का कराया जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो ये सब्सटेंस क्या करता है, हीट निकालता है इस तरह से। अब ये जो हीट इसने निकाली है ये दो लोग लेते हैं, एक इसके अंदर का पानी और एक कैलोरीमीटर। कभी कभी कहता है कैलोरीमीटर नहीं लेता, तो सिर्फ हमें इसके द्वारा रिलीज हीट इज इक्वल टू गेन बाय वाटर, कभी कभी दोनों का। तो ये हो गया आपके पास कैलोरीमीटर और बाकी तो कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया आपके पास सब्सटेंस, तो हीट रिलीज्ड बाय सब्सटेंस। कौन कौन लेगा ये हीट गेन बाय वाटर, और दूसरा हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। और अगर पानी हीट लेगा तो उसका टेम्परेचर T1 से T की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा MW SW डेल्टा T, और यहां भी होगा मास ऑफ कैलोरीमीटर, एस ऑफ कैलोरीमीटर, और इसका टेम्परेचर में चेंज। अब दिक्कत ये है कि ये देता ही नहीं है, तो क्या देगा यहां पर W, तो इन दोनों की जगह आपको देगा W, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है। कोई भी डिजिट दे देंगे, हाँ दे देगा वो अपने हिसाब से, पहले डेल्टा टी कर लो दोनों टेम्परेचर। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, इसीलिए वाटर इक्विवेलेंट पढ़ाया जाता है। वो क्या है सर, प्रोफाइल जैसा होता है ये नहीं, उसके बगल में वो हिलाने के लिए, पानी पूरा हिल जाएगा, स्टीरर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में वी लोढ़क बोलते हैं, क्या वी लोढ़क, इंग्लिश में, हिंदी में हाल है, इंग्लिश में स्टीरर बोलते हैं। कंचुली मान ले, क्या कंचुली, ये क्या होता है, चमचा 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 चम्मच, तू तो ऐसा इंग्लैंड से आया। बोल क्या रहे हो, ठीक है, तो ये थे आप अपने एक बार मैं क्वेश्चंस भी देख लूंगा कौन कौन से आपको करना है एनसीईआरटी में जो हमारे सिलेबस में है, फिर हम इसको खत्म कर देंगे।